हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, फिर से ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट हो चुका है और क्लास 9th का जहां से क्लास हमने छोड़ा था वहीं से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। जी हां दोस्तों, क्लास 9th का चौथा चैप्टर जलवायु यहां से अब क्लास स्टार्ट होगा। 3 चैप्टर हो चुके हैं क्लास 9th के। तो टीआरई 4 जो लोग देने वाले हैं और बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी होने वाला है, रेलवे का एग्जाम है, तो सभी एग्जाम में आपको ज्योग्राफी में हेल्प करेगा और एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही हैं। तो करेंगे नोट्स के साथ और चलिए पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है जलवायु, और जलवायु के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट्स से स्टार्ट करते हैं। जलवायु क्या होता है? देखिए, किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए हमें 3 चीज को समझना सबसे पहले जरूरी होता है। क्या है वो 3 चीज? पहला है स्थल आकृति, कि उसके क्षेत्र का स्थलों का आकृति कैसा है, ठीक है। तो स्थल आकृति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अपवाह। तो अपवाह भी हम पढ़ चुके हैं। अपवाह में हम नदी सब के बारे में पढ़े थे कि तो किसी भी क्षेत्र के अगर पर्यावरण को हमें समझना है तो स्थलाकृति, अपवाह मतलब वहाँ की नदियाँ, और वायुमंडलीय अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। वायुमंडलीय अवस्था के अंतर्गत हमको जलवायु आ जाएगा कि वहाँ की वायुमंडलीय स्तर कैसा है, बारिश कैसा है, मौसम कैसा है, ठीक है, जलवायु कैसा है। तो ये सब वायुमंडलीय अवस्था में हम पढ़ेंगे, तो भी हम किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में या किसी भी क्षेत्र के बारे में हम बता सकते हैं कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, अपवाह कैसी है, जलवायु कैसी है, और मतलब कि सारा कुछ हम उस जगह के बारे में डिटेल से बता सकते हैं, ठीक है। तो हमें 3 चीज पे जानना जरूरी है, जिसमें हम आज जलवायु पढ़ने वाले हैं। क्या होता है जलवायु और मौसम से जलवायु कैसे अलग है, तो इसको भी हम देखेंगे। देखिए, जलवायु क्या है? किसी भी क्षेत्र के लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की जो अवस्था है और उसकी विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। सीधी सीधी बात है कि जलवायु जो है किसी एकदम पार्टिकुलर समय का नहीं है। मान लीजिए कभी वर्षा होता है, कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, तो किसी भी जगह का लंबे समय मतलब कि लगभग उसमें 30 वर्ष लिया गया है। 30 वर्ष से अधिक तक अगर उसके जो मौसम है या उसके जो अवस्था है वो उस क्षेत्र के, उसके विविधता का कुल योग को हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लंबे समय की गणना की जाती है। वहीं बात करें मौसम में, तो मौसम एक विशेष समय में किसी क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को दर्शाता है। मान लीजिए पूछा जाए कि अभी दिल्ली का मौसम कितना है, तो बोल देंगे कि भाई दिल्ली में अभी 43 डिग्री टेम्परेचर है, या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या फिर दिल्ली में अभी बारिश हो रही है। तो मौसम जो है दोस्तों किसी पार्टिकुलर टाइम पे ये बताता है कि इस समय कैसा वहाँ का मौसम है, ठीक है। यह दिन में कई बार बदलता है। मौसम जो है दिन में कई बार बदलता है। आप देखे होंगे दिन में कभी 1 घंटा बारिश हो गई, कभी धूप निकल जाती है, कभी तेज हवा चलने लगती है। तो मौसम के बारे में बात करें तो मौसम हर पल बदलता रहता है, ठीक है। और गाना भी है कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, सुने ही होंगे। तो मौसम जो है दोस्तों ये बदलता रहता है, लेकिन जलवायु जो है किसी लंबे समय अवधि के में किसी भी क्षेत्र के जो अवस्था है, विविधता है, वहाँ का जो मौसम है, उसके योग को हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो मौसम और जलवायु में अंतर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जलवायु और मौसम के कुछ तत्व हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं उसमें हो जाएगा आपको तापमान, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। उसके बाद पवन, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, और वर्षण मतलब वर्षा। तो ये सब मौसम और जलवायु के तत्व है, और इसी के आधार पर मौसम और जलवायु के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, मतलब इंग्लिश में अगर इसको बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। पवन हो गया, आर्द्रता हो गया, और वर्षण हो गया। महीने के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष के ग्रीष्म एवं शीत और वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। देखिए, मौसम को 3 भाग या 4 भाग में विभाजित किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, वसंत ऋतु भी होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ऋतु के बारे में बात की गई है। और ये जो डिसाइड होता है कैसे भैया इतना कौन सा ग्रीष्म ऋतु है, कब शीत ऋतु है, तो इसमें महीने भर के औसत वायुमंडलीय अवस्था को आधार पर देखिए
जलवायु में हम 30 साल का औसत ले रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर महीने भर का औसत लेंगे तो उससे हमको ऋतु के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि इस महीने कैसा, मतलब अगर नवंबर में देखेंगे तो भैया नवंबर का औसत टेम्परेचर देखेंगे, और औसत वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा, इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि उसकी भैया नवंबर में कैसा मौसम है, तो नवंबर में सॉरी ऋतु कैसा है, तो नवंबर का जो ऋतु है वो कैसा है, तो ठंडे वाला ऋतु है, जैसे हमारे भारत में होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में। क्या होता है मानसून? एक वर्ष के दौरान वायु के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं, ठीक है। भारत की जलवायु जो है दोस्तों वो कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट यहाँ से कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो है दोस्तों मानसूनी है, ठीक है। और एशिया में दक्षिण और दक्षिण पूर्व की जलवायु मानसूनी है। तो एशिया की में बात करें तो पूरे एशिया में दक्षिण में और दक्षिण पूर्व दिशा की, अगर आप एशिया का मैप ले और किसी इस तरीके से देखें तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व, ठीक है। और ये इधर जो एरिया हो जाएगा इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण में और दक्षिण पूर्व की जो जलवायु है एशिया में वो कैसा है, तो वो हो जाएगा मानसूनी है। कैसा है? मानसूनी जलवायु है, ठीक है। वहीं बात करें थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहाँ है भैया, तो ये राजस्थान में है, भारत में है। और यहाँ रात देखिए, रात में भी राम लिखाया गया है, चलिए कोई बात नहीं है। रात एवं दिन के तापमान में काफी अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो रात और दिन के तापमान में काफी अंतर देखने को मिलता है थार मरुस्थल में। और वहां पर देखिए इतना टेम्परेचर मिलता है कि रात में 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी ठंड होता है, ठीक है। और वहीं दिन में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और काफी गर्मी भी ज्यादा होती है, तो जिस कारण से वहां पर लोगों को सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होता है। अगर वहां पे जो रहने वाले हैं, वैसे तो वहां निवास भी बहुत कम है, और जो बाहर से अगर आप जाइएगा तो वहां तो रहिए नहीं पाइएगा। मतलब ये रात में आपको ठंडा लगेगा और दिन में गर्मी लगेगा, मतलब पल में ठंडी पल में गर्मी। अब समझ सकते हैं, एक दिन मौसम चेंज हो जाता है तो हम लोगों की स्थिति ये हो जाती है कि सर्दी बुखार हो जाता है। और यहाँ डेली ही मौसम चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो थार के यही था, थार का मरुस्थल। तो पूछा जाता है कि थार के मरुस्थल में तापमान में क्या अंतर रहता है, तो भैया दिन और रात के तापमान में यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। रात में जहाँ 15 डिग्री सेल्सियस, वहीं दिन में 50 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे देखेंगे केरल और अंडमान निकोबार। केरल कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे है नीचे यहाँ आसपास है केरल के, और नीचे तो तमिलनाडु है। केरल और अंडमान और निकोबार में, अंडमान निकोबार क्या है, तो अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है और ये यूनियन टेरिटरी है। ये बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, समुद्र के बीच। भारत का ये द्वीप है, समुद्री द्वीप, ठीक है। तो केरल और अंडमान और निकोबार में दिन एवं रात का जो तापमान होता है लगभग एक समान, मतलब दिन में भी उतना ही टेम्परेचर रहेगा और रात में भी उतना ही टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा जो ज्योग्राफी का प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हम क्लास 6 से लेके 7, 8 को हमने कंप्लीट किया है, उसको भी ज़रूर देखिएगा और एक नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इसमें कवर किया गया है और सब कुछ, आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारा कुछ कवर किया गया है। और ये जो है जलवायु चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद आएगा, क्योंकि इस चैप्टर लंबा है और हम चाहते हैं कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, इसीलिए रेगुलर करेंगे। और अब ये वीडियो रेगुलर रहेगा। बीच में कुछ इरेगुलरिटी आ गई थी, हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, कुछ कारण था, लेकिन अब वीडियो डेली आएगा। और जल्द साइंस का क्लास भी आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 दिन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं, चैप्टर वाइज क्लास 6 से लेकर 10 तक जो भी मतलब क्लास चलेगा उसका ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ले, इतना कि आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग चाहे 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाला है, टीआरई 4 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी, क्योंकि टीआरई 3 का अगर आप लोग पेपर एनालाइज करेंगे तो ज्योग्राफी और पर्यावरण सेक्शन ऐसा था जिसने सबको चौंकाया है। और वहाँ से
30 से 35 क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी और पर्यावरण दोनों को मिला के। तो दोनों आप लोग जरूर अच्छे से कर लीजिए। ट्रेंड बदल रहा है, ज्योग्राफी की तरफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है बीपीएससी में तो खासकर, ठीक है। तो ज्योग्राफी को नहीं छोड़ना है और पर्यावरण को भी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा पूछा जाए तो मेघालय में। ऑफकोर्स यहाँ पर विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा होती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा अगर पूछा जाए कहाँ पे होता है तो मेघालय में। और यहाँ कितना तो 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मेघालय में मासिन राम एक जगह है, ठीक है। मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पे तो मेघालय में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान जो है, जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये जो है रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। और लद्दाख को दोस्तों ठंडा रेगिस्तान वाला क्षेत्र बोला जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। लद्दाख जो है वो कैसा है तो ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान है। वहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा होता है और ये भी बंजर है। यहाँ पर बारिश बहुत कम 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंडा रेगिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है तो लद्दाख को जाना जाता है, ठीक है। वहीं बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और गर्मी होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि तमिलनाडु में वर्षा कब होती है। तो देखिए तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ये अक्टूबर और नवंबर में, मतलब कि ठंडी के ऋतु में पूछा जाता है। कौन सा ऋतु में तो ठंडी ऋतु में वर्षा कहाँ होती है तो तमिलनाडु के तट पे ठंडी ऋतु में वर्षा होती है। इसका कारण क्या है कि तमिलनाडु में जो वर्षा होता है वो लौटते हुए मानसून के कारण होता है, ठीक है। तो लौटते हुए मानसून के कारण यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। तटीय क्षेत्र कौन है तो जो हमारा समुद्री इलाका है। देखिए इधर हमारे नीचे क्या है, हिंद महासागर है भारत के, और इधर अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, और इस साइड देखें तो हमें क्या है, अरब सागर है, ठीक है। तो तटीय इलाका कौन हो गया तो ये वाला जो इलाका है जो समुद्र से एकदम सटा हुआ है, ये हो गया दोस्तों तटीय इलाका। और तटीय इलाके में मौसम का जो अंतर होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो तापमान में, टेम्परेचर में भी यहाँ पर अंतर कम होता है, ठीक है। यहाँ एक समान मौसम लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद उत्तरी मैदान में जो वर्षा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। और उत्तरी मैदान, भारत का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, ये भारत है और ये उत्तरी वाला भाग है। उसमें इस तरीके से अगर मैप देख ले, देखिए मैप अगर अच्छा नहीं हुआ, उत्तरी भाग जो हो गया ये ऊपर वाला एरिया। तो उत्तरी भाग में वर्षा जो है अगर पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, पूर्व कहाँ हो गया भैया तो ये है पूर्व, और पूर्व से पश्चिम की तरफ मतलब मेघालय, पूर्वी भारत, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, इधर से अगर आप गुजरात के तरफ आते हैं, गुजरात राजस्थान के तरफ, तो वर्षा क्या है, घटता है। तो अगर पूछा जाए कि उत्तरी मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है भैया सबसे ज़्यादा बारिश किधर होता है, आपको सीधे याद करना है तो भैया मेघालय के मासिन राम में। और मासिन राम से हम आ रहे हैं किधर, पूर्व पश्चिम की तरफ, मतलब गुजरात राजस्थान की तरफ, जहाँ पर वर्षा कम होता है तो वर्षा की मात्रा घटेगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब देखेंगे घर में विविधता। देखिए मौसम में विविधता, वर्षा में विविधता के साथ साथ आपको जगह के घरों में भी विविधता देखेंगे। इसका कारण डायरेक्टली यही है कि वहाँ पर मौसम के हिसाब से, वर्षा के हिसाब से या ऋतु के हिसाब से घर में विविधता देखने को मिलता है। जैसे अगर आप राजस्थान में चले जाए तो वहाँ पर दीवार जो होता है काफ़ी मोटा होता है, घर चपटा बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ता है। दीवार मोटा होगा ताकि गर्म न हो ज़्यादा घर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दीवार मोटी बनाई जाती है, घर को चिपटा रखा जाता है, ठीक है। वहीं आपको तराई वाले क्षेत्र में आ जाए, तराई वाला क्षेत्र कौन सा होता है, मतलब कि अगर पहाड़ी एरिया है तो उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो तराई क्षेत्र गोवा, मैंगलोर, इस सब जगह पर ढाल वाला छत्र देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा तो ढाल वाला, मतलब कुछ इस तरीके से छत्र देखने को मिलेगा, ढाल वाला, ताकि पानी पड़े तो नीचे आ जाए सीधे, या बर्फ गिरे तो, ठीक है। उसके बाद असम में आपको बांस के खंभे वाला घर देखने को मिलेगा, ठीक है। असम में आपको बांस के खंभे वाला घर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो
सॉरी, ये सब चीज आपको अंतर देखने को मिलता है, घर में भी विविधता देखने को मिलता है मौसम के हिसाब से, ठीक है, जलवायु के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है हम पढ़ेंगे जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक। कौन कौन से वे कारक है जिस पर जलवायु डिपेंड करता है और वो जलवायु को कौन कौन सा कारक जो है नियंत्रित करता है। तो पहला कारक है दोस्तों अक्षांश। आप लोग प्रीवियस क्लास में अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा के बारे में आप पढ़े हैं, ठीक है, जो रेगुलर पढ़े हैं वो तो जरूर पढ़े हैं, ठीक है। तो अक्षांश रेखा कैसे, तो सौर ऊर्जा की मात्रा जो है अक्षांश के अनुसार भिन्न होती है। अगर देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और अक्षांश रेखा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर ये इसको विषुवत बोलते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सूर्य की किरण पड़ती है, और जैसे ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो सूर्य की किरण जो है तिरछी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय और शीत, और उसके बाद नीचे शीत कटिबंधीय बोलते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी इस बीच में ही पड़ता है, और जैसे ये अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये जो अक्षांश रेखा है, तो जैसे जैसे हम इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया, तो इधर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो गर्मी कम होगा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा की मात्रा भी अक्षांश के अनुसार भिन्न हो जाएगी। सौर ऊर्जा क्या है, जो हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो obvious सी बात है यहाँ पर सबसे बीच में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार भिन्न होती है, obvious सी बात है भिन्न होगी। नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो ज्यादा कम होगा, और अगर यहाँ बीच में देखेंगे तो ज्यादा होगा। सॉरी, चलिए आगे है कि विषुवत से ध्रुव की ओर समानता घटता है, ठीक है। विषुवत कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पर बीच में विषुवत है, और ध्रुव की तरफ अगर हम जाते हैं इधर, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये ध्रुव है, ध्रुव या पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो साउथ पोल की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये घटता है सौर ऊर्जा की मात्रा, ठीक है। सौर ऊर्जा की मात्रा घटेगी मतलब कि गर्मी भी घटेगा, ठीक है। पोल पे ज्यादा ठंडी देखने को मिलता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा गर्मी इस बीच में, ठीक है। अगला है दोस्तों ऊंचाई। तो दोस्तों ऊंचाई के अनुसार भी जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऊंचाई पर वायुमंडल की जो सघनता है वो घट जाता है, वायुमंडलीय जो सघनता या डेंसिटी है वो घटता है, और तापमान भी घट जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल की सघनता घट जाता है और टेम्परेचर भी घट जाता है, ठीक है। पहाड़ में ठंडी में पहाड़ी ठंडा गर्मी में भी रहता है, ठीक है। पहाड़ी पर ठंडा जो है वो गर्मी ऋतु में भी रहता है। देखिए इसको पढ़ना इस तरीके से है कि पहाड़ी पर मतलब अगर पहाड़ पे आप जाएं तो शिमला में भी अगर आप गर्मी में जाए तो क्या वहाँ ठंडा लगेगा कि नहीं, तो जी हाँ दोस्तों, पहाड़ पे अगर जाएंगे तो ठंडा लगता है गर्मी के मौसम में भी, ठीक है। तो गर्मी में भी रहता है कैसा, पहाड़ ठंडा रहता है, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। और यही कारण है कि जब आप ठंडे प्रदेशों में ऊंचाई पे पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको गर्मी में भी जैकेट लेके जाना पड़ता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। आप लोग की एक समस्या थी कि वीडियो रेगुलर नहीं आ रही है, तो वीडियो जरूर रेगुलर आएगी, चाहे छोटे पार्ट में ही क्यों ना आए, लेकिन वीडियो अब हम रेगुलर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब और पवन तंत्र। वायुमंडलीय दाब और पवन तंत्र मतलब हवा तंत्र पर भी जलवायु नियंत्रित होता है, इससे भी जलवायु नियंत्रित होता है। अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो देख लिए तापमान और वर्षा को भी प्रभावित करता है। तो वायुमंडलीय दाब और पवन तंत्र ये अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर होता है, और ये भी टेम्परेचर और किसी भी क्षेत्र के वर्षा को प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद अगला है समुद्र से दूरी। समुद्र से कितना दूरी है किसी भी क्षेत्र का, इस पर भी डिपेंड करता है जलवायु, ठीक है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। गर्मी में अधिक गर्म और सर्दी में अधिक ठंड देखने को मिलता है, और ये भी आपको समुद्र से दूरी के हिसाब से ही रहता है। अगर समुद्र के तटीय इलाके में है, नज़दीक में है, तो वहाँ पर तापमान का अंतर कम दिखेगा, लेकिन वहीं अगर आप दूर हैं तो तापमान में अंतर, दिन रात के तापमान में अंतर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऋतु में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे बेंगलोर का अगर मौसम देखें तो वहाँ लगभग हमेशा एक समान मौसम देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला है महासागरीय धारा। तो महासागरीय धारा पर भी ये जलवायु को नियंत्रित करता है। समुद्र तट की ओर चलने वाली हवा
समुद्र तट की ओर जो चलने वाली हवा है, जब गर्म और ठंडी धाराएं चलती है तो इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों में दिखता है। देखिए समुद्र तट में अगर गर्म और ठंडी हवा चलेगी तो इसका जो समुद्र तट के नज़दीक है उस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो समुद्र महासागरीय धारा जो है, जो महासागर में हवा चलती है या धारा चलती है, उस पर भी तटीय क्षेत्रों का जो जलवायु है वो डिपेंड करता है। अगला है उच्चावच। ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म वायु को अवरोधित करता है। देखिए ऊंचा जो पर्वत है वो ठंडी और गर्म वायु को क्या करती है, अवरोध करती है, मतलब रोकती है। ये वर्षा लाने वाले वायु के रास्ता को रोकती है और यह उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बनते हैं। वर्षा जो वायु है वो क्या होता है, पहाड़ों से टकराती है और फिर जाकर वहां पर वर्षा होता है। ठीक है, पर्वत के पवन उन्मुख ढाल अपेक्षाकृत, यही कारण है कि पर्वत के जो विपरीत साइड होते हैं, पवन उन्मुख ढाल जो होता है वहां पर वर्षा कम देखने को मिलता है और इस साइड जो है वर्षा ज़्यादा देखने को मिलता है। इस साइड कम मिलेगा क्योंकि बादल यहाँ पहाड़ों से टकराएगी और इस क्षेत्र में बारिश वर्षा कर देती है। ठीक है, तो यही कारण है उच्चावच पे भी जलवायु डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो अक्षांश रेखा अब भारत के सेंस में देखेंगे। पहले हम नॉर्मली देख रहे थे जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से, अब हम भारत के सेंस में देखेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में हम पढ़े थे। तो भारत से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये भारत से होकर गुजरती है और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं ये रेड वाली जो लाइन है यही है दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, और ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, भारत कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग जो है उसको उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं और दक्षिण वाला भाग जो है उसे उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों दक्षिण वाले भाग में गर्मी अधिक होता है कंपेरिजन टू उत्तर वाले भाग में। उत्तर वाला भाग में यहाँ पर तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडा देखने को मिलता है, जो सबसे उत्तरी इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड का जो इलाका है, हिमाचल है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ठंडी देखने को। तो यही कारण यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और नीचे दक्षिण भारत में आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये विषुवत रेखा से अगर दूरी देखा जाए तो दक्षिण के तरफ विषुवत रेखा क्या है, कुछ यहाँ है, विषुवत रेखा 700 कुछ किलोमीटर है। तो विषुवत रेखा से जो दूरी है इधर ये वाला एरिया में कम है, तो यही कारण है कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा देखने को मिलता है और उत्तर की तरफ जाएंगे तो गर्मी आपको कम होगा और शीत ऋतु देखने को मिलता है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, आप लोग जानते ही हैं। और कौन कौन से राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसको भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य है जिससे होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये है गुजरात। क्या है, तो गुजरात है और गुजरात से होके कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये छोटा सा इलाका जो दिख रहा है ये पिंक कलर का, ये है दोस्तों राजस्थान, और राजस्थान में भी थोड़ा सा है। उसके बाद मध्य प्रदेश ये पीला वाला, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर यहाँ पर देखिए त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो 8 राज्य है जिससे होके गुजरती है। और इसके लिए एक ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, इससे आप याद रख सकते हैं। मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, प से आप याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। गौ से आप रख सकते हैं गुजरात, मौ से याद रखेंगे मध्य प्रदेश, छ से याद रक्षा से छत्तीसगढ़, देखिए गलती लिखा गया होगा तो माफ कीजिएगा। झार से आप याद रखेंगे झारखंड और रौ से राजस्थान। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है 8 राज्य जिससे होके कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्य के नाम आपको याद होना चाहिए। लाइन से भी याद होना चाहिए
कि गुजरात के बाद राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में इंटर करती है, और छत्तीसगढ़ से बाद यहाँ पर देखिए झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो सबको आप लाइन से भी याद रखेंगे और इसका जो कैपिटल है उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ऊंचाई पर भी भारत की जलवायु निर्भर करती है। भारत जो है उत्तर भारत में बात करें तो यहाँ पर हिमालय का पर्वत है और औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। भारत के जो उत्तरी भाग है, मतलब कि जो ये ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी देखने को मिलता है। यहाँ का जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है, और यहाँ पर मौसम जो है दक्षिणी भारत की तुलना में क्या ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। वहीं बात करें तटीय क्षेत्रों में तो औसत ऊंचाई जो है तटीय क्षेत्रों में 300 मीटर है, और मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवा है उसको हवा को भारतीय महाद्वीप में आने से रोकती है, और जिसके कारण हमको भारत में ठंडा थोड़ा कम पड़ता है, ठीक है। तो तटीय क्षेत्रों में जो पहाड़ी भाग है वही इसको रोकती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसको आगे पढ़ाने वाले हैं। आगे चैप्टर काफ़ी लंबा है, भारत के मानसून के बारे में, जेठ हवा के बारे में, इन सभी चीज़ के बारे में हम एक एक करके देखेंगे, मैप से भी आपको दिखाएंगे और एक एक पॉइंट को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को हम एक डिटेल से नोट्स के साथ हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन पे ज्वाइन कर लीजिए। हम जल्द नोट्स जो है क्लास वाइज आपको उपलब्ध करा देंगे प्रॉपर PDF फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं।